तो वो जा रहा है, मुझे एक बार फिर उसके बगैर रहने की आदत डालनी होगी, मगर इज़्ज़त वो कैसे बाप के बगैर रहेगा? वो बहुत छोटा है, मासूम है और behzad से बेइंतहा मोहब्बत करता है। behzad उसके लिए वापस ज़रूर आएगा। इसने खुद को यकीन दिलाया। हाँ, मगर वो यहाँ तक इज़्ज़त के लिए नहीं आया, वो अपने बेटे को लेकर मेरे लिए यहाँ आया। behzad आफरीदी ने मुझे ढूँढा था, इज़्ज़त को मेरे हवाले करके जाने का मतलब यही है कि उसे मुझ तक पहुँचने का यही एक रास्ता नज़र आया। लेकिन मैं हर रास्ता बंद किए बैठी हूँ। अनासिर, खफी या फिर अज़ियत, मेरे पास हज़ार जवाब हैं मुँह मोड़ने के, और behzad अफरीदी के पास मुझ तक आने की फ़कत एक वजह मोहब्बत है। मगर मोहब्बत की फसल को बदगुमानी और गलतफ़हमियों की अलगार ऐसे ही खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। अगर behzad की मोहब्बत भी वक़्त के साथ मेरी बेरुखी देखकर ख़त्म हो गई, इसके हाथों से जैसे ज़िंदगी फिसलने लगी थी। मोहब्बत रिस्क है, और ये रिस्क मानो सलवा से कम नहीं। अगर मोहब्बत का जायका चख लिया जाए तो फिर कोई और शय मन को नहीं भाती। समात वही लहजा, वही अल्फाज, वही सांस सुनना चाहती है जिसने मोहब्बत से रोशनास कराया हो। बसारत एक ही चेहरे की ख्वाहिश करती है, रंग नूर इस चेहरे के बगैर अपनी सारी आबोताब खो देते हैं। जुबान इसी से महव कलाम होना चाहते, जिसे निगाहें मोहब्बत का पैगाम दे चुकी हूँ। मोहब्बत कौन नहीं चाहता, चाहे जाने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। वो खुद से उलझती मुंह जोर जिस्मों की तनाबे कसती बेहाल हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर आकर उसके कदम थम गए। वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अपना मोबाइल बेड साइड टेबल से उठाकर उसने इज़त की तरफ देखा। अपने बेड के सुनहरी बालों को उंगलियों से संवार कर उसकी पेशानी चूमने के बाद वो पलटा। उसका मुख्तसर सामान का लेदर बैग जमीन पर रखा। यानी वो ज्यादा वक्त के लिए जा रहा था। गुज़िश्ता 20 दिनों में वो जब भी गया कोई सामान साथ नहीं लेकर गया था, मगर आज जीज का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो छोड़कर भी जा सकता है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं। हाँ, अगर मैं इसी तरह उससे बेरुखी बरतती रही तो वो मुझसे बददिल हो जाएगा। दिल ने फौरन नफी की। नहीं, मोहब्बत की तबीयत में मायूसी होना नहीं, मगर वो रूठ भी तो सकता है। इसके पास सभी कुछ है, रायना है, एक भरपूर जिंदगी है, खाली दामन तो मैं रह जाऊंगी। जहन को फिर एक जहरीली सोच ने डसा। वो मुर्दा कदमों से चलती हुई कमरे की चौखट उबूर करके अपनी जगह रुक गई। शहजाद ने उसे देखकर इसकी पेशे कदमी का इंतजार किया, मगर जीज ने उसके जाने कदम नहीं बढ़ाए। वो उसे अपनी जगह इस्तादा देखती रही। बेजात नहीं, दरमियानी फासला समेटा। तुम परेशान मत होना, जल्दी आने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वहां जहां मुगीस अहमद यू। मुझे तुम्हारी मौजूदगी गवारा नहीं। अपना और इज्जत का ख्याल रखना। इसे ये पाबंदी गिरा नहीं गुजरी। वो उसके चले जाने से परेशान थी। वो उसे दिल की हालत इस चेहरे से समझ गया था। इसकी पेशानी पर एक लम्स की अनायत करके वो पीछे हट जाना चाहता था, मगर वो फासला नहीं बढ़ा सकी और behzad का बाजू थामकर उसके कंधे से सर टिका गई। मुबादा वो चला ही न जाए। behzad, मैं तुम्हारा किसी आजमाइश के मुताबिक नहीं हो सकती। इस बार मुझे आप पर किसी को फौकियत नहीं देनी, किसी को नहीं चुनना, कोई दूसरा इंतखाब नहीं करना। मुझे साथ जाना है आपके। मुझे behzad अफरीदी के बगैर कुछ भी कबूल नहीं। कोई खुशी, कोई सुकून, कोई भी दूसरा रिश्ता आपकी कमी पूरी नहीं कर सकता। ये सारे गलत फहमियाँ और माहे विसाल की दूरियां भी आपकी मोहब्बत मेरे जहन और दिल से हजफ नहीं कर सकती। मैं एक बार फिर आपको खो देने के कर्ब से नहीं गुजरना चाहती। मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ। अपने खौफ से फरार के बजाय उसका सामना करना है मुझे। वो बोलने पर आई तो बिना तौक़ुफ़ दिल खोल कर रख दिया। इसकी लरज़ती कांपती आंसुओं की लगार से भीगती आवाज़ behzad की समातों में खुशामद सांस बिखेर रही थी। फूल खिला रही थी। वो परी पैकर इस नए मौसमों की नवीद सुना रही थी। वो जैसे पल में जी उठा। जीज, तू मेरे साथ जाना चाहती हूँ? वो बेयकीन नहीं था, मगर फिर भी वो ये बात उसके लबों से दोबारा सुनने का मुतमनी था। उसने तरन्नुत अल्फाज में सर हिलाया। हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं वो सब जानना चाहती हूँ जो आप मुझे वहाँ ले जाकर बताना चाहते हैं। अपने बेटे को मैंने अल्लाह की अमान में दिया। वो आज तक इसकी हिफाजत करता रहा, आगे भी वही निगहबान है। मेरे रब ने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। मेरा रब मेरे बेटे को भी कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और फिर आप भी तो हैं हमारा साहिबान। अल्लाह ने आपको हमारा मुहाफिज बनाया है। मुझे यकीन है आप हमारे बेटे को एक कांटा भी नहीं चुभने देंगे। और इस यकीन ने बेजाद को एक बार फिर मोतबर कर दिया। नवाज़िज़, मेरी ज़िंदगी मैं तुम्हें और अपने बेटे को ज़रा सी भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। जिस कदर दुख तुमने झेल लिए, मगर अब जिंदगी आगे मोहब्बत की और खुशियों के हमरा बसर होगी। अब कोई और हिजर नहीं, इंशाल्लाह हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम साथ हो तो हम पर खुशियाँ इस तरह मेहरबान होंगी कि अब गमों की परछाई भी हमारी जिंदगियों पर नहीं पड़ेगी। उसने अजीज को अपने हिसाब में मुकीद कर लिया था। वो भी दिल से वहम और अंदेशे निकाल कर आज उसकी पनाहों में उसकी मोहब्बत को महसूस कर रही थी। बदगुमानियों और गलत फहमियों के मौसम गुजर चुके थे। फैसाल का दिल अपने हरफ की बारगाह में झुक गया। उसका मोबाइल एक बार फिर गुनगुना उठा। यकीनन उसे देर हो रही थी। वो इत्मीनान भरी सांसों लबों से आज़ाद भी नहीं कर सका। कॉल रिसीव करता हुआ वो उससे दूर हो गया।
मैं निकल रहा हूँ, बस कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। दूसरी जानिब की बात सुने बगैर उसने यकीन दहानी कराई। जिसने बेबसी से हाथ मलते हुए दिल को डपटा। दिल भी तो सीने से निकलकर फैजाद के कदमों से लिपट जाने की जिद कर रहा था। आज बहुत सालों पुरानी याद ने उसके जहन के दरीचों पर दस्तक दी थी। इस दिन भी वो इसी तरह बेचैन थी। उसे रोकने के लिए फिर कोई जुदाई तो दामनगीर नहीं होने लगी। उसने घबरा कर दिल पर हाथ रखा। महजाद, आप मुझे भी साथ ले जाएंगे ना? इसके रास्ता मुनकता करते ही वो मुस्तफसर हुई। हाँ, मगर अभी नहीं। उसने निगाहों में तवज्जो के सारे रंग लेकर अपनी निस्फ बेहतर को देखा। आज एक अहम काम है, वो निपटा लूं, फिर हम घर जाएंगे। मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ हूँ। अपने शहर जाकर भी इन गुजरे दिनों में अपने घर में कदम नहीं रखा कि तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगा। हम इस घर को आबाद करेंगे। तुम्हारे वजूद से वो घर जन्नत बन जाएगा। मोहब्बत के बीज होकर हम सुख चैन की आबियारी करेंगे। ऐसे शजर हमारे आंगन में साया करेंगे जिन पर खजा का मौसम असरअंदाज नहीं होगा। वो शजर सायादार खुशियों के रंग बिरंगी परिंदे बुलाएंगे। हसीन मौसमों को अपने ताबे कर लेंगे। इंशाल्लाह हम अपना अलग जहान बसाएंगे। वो एक बार फिर उसके नजदीक था। उसके आंचल से नए ख्वाब बांध कर वो उसके सारे एहसास खुद में जज्ब करके रुखसत होने लगा। उसने अपने बेटे की पेशानी पर एक बार फिर बोसा सद किया। अपना लेदर बैग उठाकर उसने बाहर की राह ली थी। जीज दरवाजे तक साथ आई। बेहजाद, मुस्तरब होकर उसने बेहजाद का हाथ थाम लिया। मुझे एक नामालूम सा खौफ लाहक हो गया है, कहीं हम फिर सदियों के फासले पर न चले जाएं। मोहब्बत अपना आप मनवा रही थी। बेहजाद हजार परेशानियों के बाद भी खुलकर मुस्कुरा दिया। इस खौफ को मोहब्बत कहते हैं। ये अंदेशे मोहब्बत की मरून मिन्नत लाहक होते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसने अजीज को यकीन दिलाया। क्या आपको रायना ने बुलाया है? वो ही बेतबारी थी, मगर अब फैजाद को बुरा नहीं लगा। नहीं, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना पड़ा है। और हाँ, रायना को मुझे बुलाने का हक नहीं है हासिल, ना ही मेरा कोई रास्ता उस तक जाता है। अब मुस्कुरा कर मुझे रुखसत करो। तुम तो ऐसे खौफजदा हो जैसे मैं किसी जंग पर जा रहा हूँ। वो हंसा था। जीस मुस्कुरा भी ना सकी। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं और चाहते हैं मैं परेशान भी ना हूँ। फैजाद का दिल अब खुद भी इसकी मिन्नत करने लगा था। वो कब जाने पर आमादा था। अब तो इस शिकवे ने उसे बिल्कुल ही बेदस्तपा कर दिया। मैं तुम्हें छोड़कर कभी गया ही नहीं। हाँ, मगर अब ये शिकवे शिकायत तो मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। कल तक तुम मुझसे नाराज थी, बल्कि कुछ देर पहले भी तुम बड़ा सख्त रवैया अपनाए हुए थे। अब ये इनायत की बारिश मुझे रोकने की कोशिश, मुझे अपनी खुशबख्ती का यकीन नहीं हो रहा। दिल तो चाह रहा है कि रुक जाऊं, मगर जाना भी जरूरी है। अलबत्ता वापसी पर तुम्हारी सारी शिकायत और खदशात दूर करूंगा। वो उसे यकीन दान करके चला गया। जीत सुबह तक जागती रही। नमाज फजर में उसने इस शख्स को अपने लिए मांगा था जो अव्वल रोज से कातिब तकदीर ने इसके मुकद्दर में लिख दिया था, और जिसे वो उम्र भर के लिए सिर्फ अपनी मोहब्बत के हिसाब में कैद कर लेने की ख्वाहिशमंद थी। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। इनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। ये नहीं था कि वो खौफजदा हो गया था, मगर हाँ, वक्ती तौर पर इससे दूर चले जाना ही दुरुस्त था। इसे कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। डॉक्टर मशल वाला स्कैंडल इतना सीधा साधा नहीं था। इस केस की तफ्तीश अपने आखिरी मराहिल में थी। डॉक्टर सबीका की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी थी और अब बाकायदा अदालती कार्रवाई का आगाज होना था। मगर इस केस के धागे कई मुल्की और गैर मुल्की नाम नहाद मोतबर शख्सियात से मिल रहे थे। बात बैन अवी सतह तक पहुंच गई थी। डॉक्टर सबीका के शौहर वर्ल्ड हेल्थ सेंटर के रुकन थे, जबकि डॉक्टर सबीका भी बैन अवी सतह पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रुकन थी। वो सिफारतकारी के फ़राइज़ पे अंजाम दे चुकी थीं और कई बैन अवी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर और वाइस चांसलर की हैसियत से भी फाल रही थी। ऐसी काबिल और इंसानी हमदर्दी का प्रचार करने वाली हमजैद शख्सियत इंसानी अज़ा और जिंदा इंसानों की स्मगलिंग में मुलविस थी, यकीन करना मुश्किल था। मगर इनकी ऐसी सरगर्मियों पर पर्दा इनके असर रसूख और अहदे नहीं डाल रखा था। अब जब ये पर्दा चाक हुआ तो कितने ही चेहरे बेनकाब हो गए थे। इब्तिदान अस्पताल बंद हो जाने, डॉक्टर मशिल की खुदकुशी और अस्पताल के अमले की गिरफ्तारी को बहुत समझ जा रहा था। हुकाम बाला के दबाव के सबब केस बंद कर देने पर जोर दिया जा रहा था, मगर जब पुलिस और सहाफ़ियों को मिलने वाली धमकियों को मंजर आम पर लाया गया तो वो बाअसर शख्सियात बिलबिला उठी, जिनकी हमदर्दी डॉक्टर मशल और डॉक्टर सबीका से थी।
दरअसल तो ये सब हम ख्याल हम निवालो हम प्याला थे। काले धंधे ने इनके दिलों को भी सिया कर दिया था। इनके नज़दीक इंसानी स्मगलिंग जैसा कभी फ़ैल आम सी बात थी। कुछ ऐसे सहाफ़ी भी थे जो इनके हक में लिख रहे थे, इनकी नेकियों को गिन रहे थे, तो क्या हुआ? अगर वो एक गलत काम भी मुलविस थे। उन्होंने इतने लोगों की मदद की, ज़लज़ला, ज़दगान, सैलाब, ज़दगान, ट्रैफ़िक हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन कितने ही लोग खड़े कर दिए गए थे, जो रोज़ ऐसी ही कोई दर्द भरी अलमनाक दास्तान बयान कर रहे थे कि इनकी मसीहा वाहिद मददगार सिर्फ़ डॉक्टर सभी का है। यकीन करने वाले ऐसे भी थे जो इन बिक जाने वालों के हमनवा भी बने हुए थे। इन्हीं में कुछ नए नामों का भी इजाफा हुआ था, ऐसे नाम जिनसे behज़ाद अभी हाल ही में वाकिफ हुआ था। इन नामों ने इसके अंदर तूफान उठा दिया था। धमकियां एक तरफ कुछ और मसाइल सर उठाने लगे थे। behज़ाद कम अज कम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को किसी मीडिया ट्रायल की नज़र नहीं कर सकता था। इसे चले जाना ही मुनासिब समझा। अजीज नहीं जानती थी behज़ाद किस खदशे के पेश नज़र इससे दूर गया है। अगर उसे इल्म हो जाता तो वो शायद behज़ाद को नाकाबिल एतबार गर्दान कर वापसी के सारे रास्ते मसूद कर देती। और वो जानता था उसे जब भी इल्म हुआ वो ऐसा ही करेगी। उसे इंतजार था वापसी के लिए एक इत्तला का, और वो सब्र से दूर बैठा, खुद को मिलने वाली धमकियों को एंजॉय कर रहा था। वो एक पल के लिए भी पलक नहीं झपक सकती थी। फजर के बाद भी दुआएं तस्बीहात में इसने वक्त गुजारा। इज्जत सोकर उठा तो behज़ाद की गैर मौजूदगी महसूस करके सबसे पहले बाप के मुतालिक ही सवाल किया। मम्मा, बाबा घर में नहीं है ना? मैंने हर जगह देख लिया है, वो मुझसे मिले बगैर चले गए। अब वो आएंगे तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा, वो हमें घर क्यों नहीं लेकर जाते? इज़त उससे नाराज था। वो उसकी पेशानी पर बिखरते बाल संवार कर मुस्कुराई। उन्हें कोई अर्जेंट काम था, वो चले गए, मगर अब जब आपके बाबा आएंगे तो हम भी उनके साथ जाएं। जीस ने उसे अपनी तई खुश करना चाहा। आप बाबा के साथ नहीं जाना चाहती? बाबा ने मुझे कल भी कहा था कि बाबा की गैर मौजूदगी में उनकी वापसी आने तक आपका ख्याल रखूं। शजदत रह गई। आपको पता था आपके बाबा जाने वाले हैं? वो हैरान परेशान से मुस्तफसर हुई। जी, बाबा ने बताया था उन्हें जरूरी काम से जाना है और जल्द लौट आएंगे। इज्जत ने आदत के मुताबिक सीधा साफ जवाब दिया। इसको शदीद धचका लगा। तो ये जाना तय था, मगर ऐसी उजरत, इतनी अपनायत और फिर ये बेगानगी कि मुझे बताने भी गवारा नहीं किया। इसका दिल जलकर राख हो गया। ये शख्स मेरी मजीद आजमाइश चाहता, या फिर अपनी? बेजात आफरीदी, मेरी जान सूली पर लटका कर आखिर तुम्हें मिलता क्या है? एक बार वापस आ जाओ, फिर देखना बात तक नहीं करूंगी तुमसे। आवाज सुनने के लिए तरसोगे मेरी? बेटे को आने की बात बता दिया था, और मुझे रवानगी से कबल आखिरी लम्हों में इतला दी कि इस कदर खून जलाया है मेरा। वो इससे सख्त नाला थी, मगर ये था कि दिल में एक सुकून सा जागजी हो गया था। यानी वो अचानक नहीं गया, उसने कहा है वो जल्द लौट आएगा। ये इंतजार भी कितना अच्छा काम है। अगर दोनों जानिब वसल की एक जैसी लगन हो, एक जैसी चाहत हो, तो फिर इंतजार में मजा देता है। वो पुरसुकून हो गई थी। मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसने किचन की राह दी। नाश्ते के बाद हम बाबा को वीडियो कॉल करेंगे, इज्जत ने मंसूबा बनाया। हम क्यों कॉल करेंगे? वो करेंगे हमें कॉल। मेरा मतलब है वो बिजी होंगे ना, तो जब फ्री हो जाएंगे तो खुद कॉल कर लेंगे। इज्जत ने फर्माबरदारी से माँ की बात मान ली। ये बात वाज़ेह थी कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। अज़ीज़ इसी बात पर खफा थी, मगर बेटे के सामने खफगी का इजहार करने से मानी नहीं। माने थी कि कहीं वो हसास बच्चा उदास ना हो जाए। फिर सुबह से शाम हो गई, मगर उसने कॉल नहीं की। इज्जत ने नंबर मिलाया, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इसके दिल को पंखे लग गए। मगरिब की नमाज पढ़कर वो मुस्तरब सी खुद ही उसका नंबर मिलाने लगी, मगर नंबर हुनूस बंद था। या अल्लाह, सब खैरियत हो? मुदस्सिर भाई से पूछती हूँ। उसने सबा के नंबर पर कॉल की थी, वहां से फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। सबा से सलाम दुआ और हाल अहवाल के बाद उसने मुदस्सिर से बात करवाने का कहा। वो तो खुद कल से कराची में है, तुम्हें नहीं पता? भाई को कोई काम था, बस इसी सिलसिले में शायद होटल में ठहरे हूँ। जीस ने लब खींच लिए। वाकई उसे कुछ भी तो नहीं पता था। सबा ही गड़बड़ा गई। बेजार सुबह के करीब गए थे, अब तक कॉल नहीं की, नंबर भी बंद है। मुझे परेशानी हो रही है आप ही। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं यही समझती रही वो कराची गए हैं। उसे अब सही मायनों में तशवीश हो रही थी। जीस, बी ब्रेव, भाई किस तरह काम करते हैं, और कुछ दिनों से सब छोड़कर बैठे हुए हैं, तो अब अगली पिछली सारी कसर पूरी तो करेंगे ना? सबा ने हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया, हालांकि वो परेशान वो भी हो गई थी। अच्छा, फिर जैसे ही मुदस्सिर भाई से आपका राब्ता हो या आपको कोई भी इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जीस के मोबाइल पर दूसरी कॉल आने लगी थी। वो इन कॉल से परेशान थी। एक दो दिन की बात नहीं थी, रोज़ ही उसे मुगीस के नंबर से दिन में कई बार कॉल की जाती थी। वो अब भी उसे शादी का ख्वाहा था। मैडम इकरा ने भी उसे गुज़िश्ता रोज़ कॉल की थी। मुगीस की बेबाक बातें याद आईं तो नए सिरे से गुस्सा आने लगा। शायद अब भी मुगीस ही कॉल कर रहा हो। उसने कॉल रिसीव नहीं की। मम्मा, बाबा आ गए हैं। इज़्ज़त इतलाई घंटी की आवाज़ सुनकर खुशी से चीखा। वो भी मोबाइल रखकर दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा खोलने पर उसे मायूसी का सामना हुआ। आप?
उसे देखकर वो चौंक गई। वो कैसे भूल सकती थी बहजाद के पास हमेशा डुप्लीकेट की होती है। वो कम ही दरवाज़ा खोलने के लिए उसे ज़हमत देता था, मगर अब सामने की शख्स को देखकर वो यकसर अनजान भी बन नहीं सकती थी। सलाम न दुआ, अंदर आने का भी नहीं कहोगी? वो आंखों में दिलचस्पी लिए उसे देख रहा था। अजीज का चेहरा देखता अंगारा बन गया। मम्मा पापा नहीं आए? इज़त भी इसके साथ आकर खड़ा हो गया। नहीं, और अब तुम्हारे बाबा कभी आएंगे भी नहीं। इस जवाब ने अजीज के दिमाग भग से उड़ा दिया। इज़्ज़त के चेहरे पर खफकी आविदा हुई। दिमाग तो ठीक है आपका, ये कैसी बकवास कर रहे हैं? वो तिलमिलाई। अजीज, वो छोड़कर चला गया है, तुम्हें यकीन ना आए तो ये मैसेज सुन लो। वो इसके मुतगय्यर तासुरात से महफूज हो रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो तड़क कर बोली। साथ ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर वो हाथ से पकड़कर दरवाज़ा धकेल गया। अजीज लड़खड़ा गई। ये क्या बदतमीजी है मुगीस सर, आप मेरे घर में से इस तरह ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते। वो पीछे हटी। मुगीस अंदर आ गया, जबकि इज़्ज़त घबरा कर माँ के पैरों से लिपट गया। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर तुमने इनकार किया या मज़ाहमत की तो तुम्हारा ये जूनियर बहसात अफरीदी सलामत नहीं रहेगा। धमकी थी या तेज धार खंजर? जीज के दिल के टुकड़े हो गए। उसने झुक कर बेटे को उठाया और सीने में भींच लिया। इज्जत सरासीमा होकर खुद भी माँ से लिपट गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहसात को शायद नहीं जानते, वो आपकी इस दरानताजी पर आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो डर गई थी। मुगीस ने कहका लगाया। वो छोड़कर चला गया, तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम्हें कॉल सुनवा दूं? रिकॉर्ड है मेरे पास। उसने मोबाइल जेब से बरामद किया। मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। वो आंखों में सरासीमगी लिए पलटने लगी थी। मुगीस ने उसका बाजू पकड़ लिया। कहा मेरी जान, बहुत दुख लिए मैंने तुम्हारे नखरे और तुमने मेरी शराफत। अब ये खेल खत्म करो। वैसे भी बहजाद या पुलिस कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और तुम एक दारुल अमान में रहने वाली लड़की, बल्कि हमारे दारुल अमान में रहने वाली लड़की। हमारी दस्त नगर राइट में कह दूंगा। तुम खुद मुझ पर। अजीज का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। शट अप, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम माई हाउस। आई सेड गेट लॉस्ट। इसका बेटा ये सारी बकवास सुन रहा था। इस ख्याल ने अजीज को खप और गुस्से से आग बबूला कर दिया। वो भड़क कर चीख उठी। उसके अंदर आग लग गई थी। चलो तुम कहती हो तो चुप हो जाता हूँ, मगर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चाहो तो इस बच्चे को भी साथ ले चलो, मुझे कोई एतराज नहीं। उसने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उसे अपने साथ खींचा। वो छटपटा कर दूर हो गई। इज्जत भी बुरी तरह रोने लगा। तुम चुप करके मेरे साथ चलो, वरना। उसने अपनी रिवॉल्वर निकालने के लिए कोट की जेब में हाथ डाला। वरना क्या? किसी ने उसकी कलाई पकड़कर बुरी तरह अपनी जानिब उसका रुख किया था। बोलो क्या वरना? आने वाले ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर रसीद किया। मुइज दंग रह गया। बेहजाद, तुम सही नहीं कर रहे, जानते हो ना मुझे। मेरी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तुम्हारी बीवी के किरदार को दुनिया की नज़र में मशकूक बना देगी। तुमने डील की थी, मुझसे भूल गए हो क्या? वो उसे सामने देखने की तवक्का नहीं कर रहा था, इसलिए तनहा चला आया। बेहजाद की शोलाबार निगाहें देखकर वो फिर धमकी दे रहा था। तुम अंदर जाओ, उसने अजीज को हुक्म दिया। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। ओके, तुम वादे के मुताबिक तुम हमारी जिंदगी से जाओगे, उसे मैं साथ लेकर जाऊंगा, वरना वो तस्वीरें। बेहजाद ने पैर दर पैर उसके मुंह पर मुक्के मारे। उसने भी जवाबी वार किया था। अजीज के लबों से चीख निकल गई। इज्जत अलग चीख रहा था। बाबा बाबा की गर्दान करते हुए वो अजीज के बाजुओं में से निकलना चाहता था। मुझे यकीन था ये मजमूम हरकत तुम्हारी ही है, और बस इस तस्दीक के लिए मैं जरा देर के लिए मंजर से हटा। हाँ, इतनी थोड़ी सी देर में मैंने तुम्हारे लिए कब्र जरूर खोद दी है। शहजाद ने दांत पर दांत जमाकर उसे देखा। मोइज अपनी जेब से रिवॉल्वर बरामद कर चुका था। अब निशाना बहजाद था। निहत्था मगर सीना तान कर खड़ा बहजाद बिल्कुल बेखौफ था, जबकि अजीज की आंखें खौफ से फट गई थी। उसके लबों से चीख भी आजाद न हो सकी। रगों में लहू मुंजमद हो गया और दिमाग मफलूज। अपार्टमेंट गोली की आवाज से गूंज उठा। अजीज ने रोते बिलखते इज्जत की आंखों पर हाथ रखते हुए उसे खुद में छुपा लिया। उसकी अपने लबों से दिल खराज चीख आजाद हुई थी। तेजी से रंगीन होता फर्श और मौत का सन्नाटा गोली की आवाज से ज्यादा भयानक था। बेजान वजूद और गाढ़ा खून। अजीज का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसकी रूह कांप गई।